चलो, सो yesterday we have discussed about the law of diminishing marginal utility. आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे उस डायग्राम का जो हमने कल देखा. तो क्या कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? इट इज़ सेज दैट ये जो लॉ है वो कहता है कि जितना एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करोगे उतना उससे मिलने वाला यूटिलिटी कम होता जाएगा, उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा. नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम. कल हमने जो डायग्राम देखा, लास्ट डिस्कशन का जो डायग्राम था, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द यूनिट ऑफ कमोडिटी. मैं ऐसे एज्यूम कर रही हूँ कि वो डायग्राम आपने ड्रॉ किया है और इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. अगर वो डायग्राम आपके सामने होगा तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ओके, मैं आज डायग्राम को एक्सप्लेन कर रही हूँ. यहाँ पर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम. ओके, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द यूनिट डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी. वो एट द पॉइंट ए, हमने कल देखा कि एट द पॉइंट ए वेर द फर्स्ट यूनिट इज कंज्यूम्ड द यूटिलिटी इज हाइएस्ट, दैट इज द 10. एंड एट द पॉइंट बी टू डी, मतलब ए पे सबसे हाइएस्ट यूटिलिटी कल था, राइट. सबसे हाइएस्ट हमने देखा कि एट द ए पॉइंट मैक्सिमम 10 यूटिलिटी, फर्स्ट यूनिट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो यूटिलिटी थी वो थी. बट जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता गया फ्रॉम पॉइंट बी टू डी, आपका यूटिलिटी कम होते 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 गया और एट द पॉइंट एफ आपका यूटिलिटी हो गया ज़ीरो. सॉरी, एट द पॉइंट ई आपका यूटिलिटी हो गया ज़ीरो. ओके, सो फ्रॉम द पॉइंट बी टू डी योर यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशेस, दैट इज फॉलिंग डाउन. At the point E, your utility is zero because your consumer is fully satisfied with his need and so he unable to enjoy the additional benefit. He is an additional benefit. क्यों, क्या बोला है इन्होंने कल जो देखा था? चलो हम उसको एक बार वापस उस डायग्राम को देखते हैं. उन्होंने कल जो हमने डायग्राम देखा था उस पर आपने देखा होगा कि जो यूटिलिटी मिली है वो एक टाइम पे क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई. सो व्हेन योर यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशेस, क्या होता है उसके बाद? क्या होता है, एक पॉइंट ऐसे आता है कि योर वांट इज़ नाउ टोटली सेटिस्फाइड. तो जब व्हेन योर वांट इज़ टोटली सेटिस्फाइड, योर सी वी आर हियर. ओके, डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किस तरीके से किया था. ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. कोई भी हो सकती है, मैंगो हो सकता है, मेडिसिन, जो भी है, यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस. वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, तो आप देख रहे हो ऑन द कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट द मार्जिनल यूटिलिटी इज ए, मीन्स हाइएस्ट 10. यहाँ पर हाइएस्ट है. फ्रॉम बी टू ई आप देख रहे हो, बी टू ई आप देख रहे हो कि ये यूटिलिटी कम कम होती जा रही है. ओके, एंड एट द पॉइंट एफ, यहाँ पे क्या है, 6 पॉइंट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ज़ीरो है. ज़ीरो मीन्स यहाँ पे यू आर टोटली सेटिस्फाइड. और उसके बाद तो वो निगेटिव होती जा रही है, यही हमने देखा. और इसी बात को मैंने वहाँ पे नेक्स्ट डिस्कशन में क्या किया है, एक्सप्लेन किया है. देखिए क्या है यहाँ पर, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द कमोडिटी कंज्यूम्ड, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड. उसके बाद एट पॉइंट ए द मार्जिनल यूटिलिटी इज हाइएस्ट एंड फ्रॉम पॉइंट बी टू ई लिखना है मुझे यहाँ पे. फ्रॉम पॉइंट बी टू ई द मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशेस. ओके, एट पॉइंट ई एफ, यहाँ पर एफ चाहिए. एट पॉइंट एफ द मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो and here the consumer is fully satisfied with his need, so unable to enjoy the additional benefit. ज़ीरो हो गई है यूटिलिटी, अब मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाना चाहती, मतलब आई एम टोटली सेटिस्फाइड, माई यूटिलिटी इज ज़ीरो. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. इस लाइन को आप अंडरलाइन करके रखेंगे जब भी आप इसको लिखेंगे. ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर यूटिलिटी ज़ीरो होती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. हियर जनरली कंज्यूमर प्रीफर्स टू स्टॉप हिज कंजम्पशन. यहाँ पर आप क्या कर देते हो, कंजम्पशन को स्टॉप कर देते हो. अगर फिर भी आप खाते जा रहे हो, ओके, इफ़ with further consumption of unit consumer feel dissatisfaction of marginal utility which is turned into negative, which is denoted by F. ठीक है, F नहीं, आगे का होगा G होगा. ओके, तो उससे आपको ये निगेटिव यूटिलिटी, निगेटिव मतलब ज़ीरो के भी बाद, जहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन
आपको दिखता है, यहाँ पर आपको निगेटिव यूटिलिटी दिखती है, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। तो इस तरह से आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। इन दिस वे यू हैव टू एक्सप्लेन द डायग्राम। द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम इज वेरी वेरी कंपल्सरी सो दैट द एग्जामिनर कैन बी come to know that you have explained. Diagram means you have understood what you have drawn, you have understood the schedule, you have understood the diagram, and that is why you have explained it. In this way you can explain the diagram, you can add any additional points as given in the textbook, okay. But make sure I have given you the explanation of this part in very simple language, and I've covered everything about the diagram, so you can refer this also. If you want to make your own notes regarding this, you can do it also, okay. If you want to refer anything else, you can do, but make sure that you are covering all the content, you are not missing anything, and the textbook is the best for every explanation. I hope you are not following any other thing. आप रीडिंग नॉलेज के लिए आप यूज़ कर सकते हो, आपको कुछ एडिशनल उससे इन्फॉर्मेशन मिले, बट एज पर माई नॉलेज फॉर दिस बेसिक थिंग्स, ये आपकी शुरुआत है अभी अभी, तो इसके लिए जितना बेसिक आपको क्लियर करना था, फॉर दैट पर्पज़ योर टेक्स्ट बुक इज़ वेरी गुड, प्रॉपरली डिज़ाइन, प्रॉपरली रिटन, ओके। सो प्लीज़ रीड करिए, स्टेटमेंट को जैसा है वैसा लर्न करना है, सो प्लीज़ वो स्टेटमेंट लर्न कीजिए जैसे है वैसे। टिल नाउ वी हैव कवर्ड द पार्ट ऑफ लॉ। क्या क्या देखा हमने लॉ में? फर्स्ट हमने देखा इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट, उसके बाद उसका शेड्यूल, उसका डायग्राम, एंड उस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द assumptions, okay, and the exceptions of this law. So till this आप ये लेक्चर 2-3 बार देखो, so you can able to understand the concept. अगर concept ही समझ में नहीं आया तो you will not able to understand what is mean by assumption and what is mean by exceptions, right? ठीक है, चलो, thank you.